उमरू अपनी बूढ़ी माँ और एक छोटे भाई के हमराह खुशगुलम जिंदगी गुजार रहा था। सैर व सियाहत का उसको महबूब तरीन मशगला था। एक दफा सैर के दौरान रास्ते में उसको एक हरी भरी वादी के दरमियान एक खूबसूरत महल दिखाई दिया। उमरू ने सोचा कि इसने जिंदगी में पहले ऐसा हसीन महल कभी नहीं देखा। महल के आसपास दूर दूर तक बहुत से मकानात भी बने हुए थे। गोया एक छोटा सा शहर आबाद था जो बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत था। उमरू ने अपना जादुई कलीन नहर के करीब हरी भरी घास पर उतारने के बाद इधर उधर निगाह डाली तो फिल वक्त उसे कुछ भी दिखाई न दिया। ऐसे सुहाने मौसम में खूबसूरत बाग का दिल फरेब मंजर देखकर उमरू ने सोचा कि वो यही डेरा जमा ले। उमरू नहर के करीब बैठकर रंग बिरंगी मछलियों को देखने लगा। इसने देखा कि इनमें एक खूबसूरत सुनहरे रंग की मछली उमरू के करीब आकर रुक गई और अपने मुंह पानी से बाहर निकालकर इंसानी आवाज में बोली, ए अजनबी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उमरू ने जवाब दिया, मैं भी यही सवाल तुमसे करना चाहता हूँ। तुम मछली हो तो इंसानों की तरह कैसे बात कर रही हो? ये कौन सी जगह है और यहाँ कौन लोग रहते हैं? मछली ने कहा, ए नौजवान, ये जादू नगरी है, लिहाजा यहाँ की हर चीज निराली और हैरत अंगेज नजर आएगी तुम्हें। इस शहर का हाकिम एक जादूगर है जिसका नाम बेरम जादूगर है और हम लोग इसकी कनीज़ें हैं और महल के अंदर रहती हैं। अच्छा, तो तुम्हारा क्या नाम है? उमरू ने पूछा। मेरा नाम शमशाद है। और आपका? इस पर उमरू ने कहा, मैं एक परदेसी मुसाफिर हूँ और मेरे माँ बाप ने मेरा नाम उमरू रखा था। शमशाद परी ने दुख भरी आवाज में कहा, काश कोई हमें जालिम जादूगर की कैद से रिहाई दिला दे। इस पर उमरू ने कहा, ये बात है तो ये काम सर अंजाम देने की मैं कोशिश करूँगा। इस बार शमशाद परी ने कहा, तुम इंसानों की दुनिया से आए हो और ये जादू की दुनिया है। यहाँ एक खतरनाक जादूगर का राज है जो पल भर में इंसान को जानवर या परिंदा बना दे। इस पर उमरू ने कहा, नहीं शमशाद, अब तो मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस कमबख्त जादूगर को खत्म किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो। इतने में शमशाद को कुछ और साथी मछलियां ने करीब आकर कहा, ए शमशाद, अब बातें खत्म करो। देखो सब मछलियां हमसे कितनी दूर जा चुकी हैं। आओ चलो, हमें बहुत देर हो गई है। शमशाद ने उमरू को खुदा हाफिज कहा और पानी के अंदर तैरती हुई आगे बढ़ गई। उमरू ने अपना जादुई कलीन एक झाड़ी के पीछे छुपा दिया और खुद इधर उधर टहलने लगा। कुछ दूर महल की आलीशान इमारत नजर आ रही थी और इसको ख्याल आया कि अगर मैं यहीं घूमता रहा तो कहीं जादूगर को मेरी मौजूदगी का इल्म न हो जाए। चनाचे इसने अपनी जंबील में से सुलेमानी टोपी निकाल कर रख ली। अब वो दूसरों की निगाहों से गायब हो चुका था। अच्छा, तो जादुई टोपी का ये फायदा था कि वो दूसरों को नजर नहीं आ सकता था, लेकिन उसको सब नजर आ सकते थे। तो अब वो बेकदरे फिक्री के साथ महल की बैरूनी दीवार तक जा पहुंचा और इसके बाद दीवार के साथ साथ चलता हुआ इमारत के चारों तरफ घूमता रहा, यहाँ तक कि महल के सदर दरवाजे के सामने जा पहुंचा जिस पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। सदर दरवाजे के दोनों तरफ दो लंबे, तगड़े और मजबूत जिस्म के पहरेदार खड़े थे जिनके हाथों में चमकदार नेज़े थे। दरवाजे पर लगे हुए ताले की चाबी एक पहरेदार के गले में किसी लाकट की तरह लटक रही थी। उमरू तिलिस्मी टोपी पहने हुआ था, इसलिए वो पहरेदारों की नजरों से ओझल था। अब इसने अपनी तलवार से काम लेने का फैसला किया। चनाचे उसने तलवार घुमाई और एक ही वार में दोनों पहरेदारों का काम तमाम कर दिया और एक पहरेदार के गले से चाबी निकालने के बाद लाशों को गहरी खाई में फेंक दिया जो सदर दरवाजे के करीब ही बनी हुई थी। इसके बाद उसने निहायत फुर्ती से दरवाजे का ताला खोला और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। दरवाज़ा दोबारा बंद करने के बाद इसने देखा कि महल की असल इमारत के चारों तरफ बहुत खूबसूरत बाग लगा हुआ है।
महल के बरामदे में बाग के पास हिस्सों में चंद हसीन और जमील परियां और दोशीज़ें घूम रही थी। वो सोचने लगा, इनमें से कोई शमशाद परी होगी, लेकिन मसला ये था वो क्यों कर मालूम करता। बाग के एक और हिस्से में पहुंचा तो वहां 3-4 परियां आपस में गुफ्तगू कर रही थी। उम्रू उनके करीब जाकर इनकी बातें सुनने लगा। एक परी बोली, न जाने वो कौन अजनबी नौजवान था, हमारी मदद को आएगा भी या नहीं। दूसरी परी ने कहा, मुझे तो उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, यूं ही गप्पे मार रहा होगा। इस पर तीसरी परी ने कहा, नहीं, तुम गलत कहती हो, वो बहुत बहादुर और पक्के इरादे का नौजवान मालूम होता था और वो जरूर आएगा। ये जो उम्रू की साइड ले रही थी, असल में ये ही शमशाद परी थी। उम्रू को भी इस चीज का अंदाजा हो गया। उम्रू इन परियों के करीब खड़ा तमाम गुफ्तगू सुनकर होश हो रहा था कि शमशाद परी इसकी हमायत में यूं जोशीले अंदाज में बातें कर रही है। तलिस्मी टोपी के सबब वो परियों की नजरों से ओझल था तो इसको एक शरारत सूझी। एक तिनका उठाकर इसको शमशाद परी के कान के साथ लगाया तो शमशाद परी ने तिलमिला कर कहा, न जाने मेरे कान में क्या काट रहा है, कमबख्त कोई कीड़ा है या कुछ और है, समझ नहीं आ रही। उम्रू ने अपना मुंह इसके कान के करीब ले जाकर धीमी आवाज में कहा, ना कीड़ा है ना कुछ और है, बल्कि ये उम्रू है। ये आवाज सुनते ही शमशाद परी चुप पड़ी और फटी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। इस पर उम्रू ने कहा, तुम मुझे नहीं देख पाओगी क्योंकि मैं तुम सब की नजरों से गायब हूँ। तो अब शमशाद परी ने अपनी सहेलियों से कहा, तुम लोग मेरी बातों का मजाक उड़ा रही थी, तुम सबको यकीन नहीं था ना कि उम्रू महल के अंदर आ सकेगा, लेकिन अब तुम लोगों को मानना पड़ेगा क्योंकि उम्रू ने जो कहा था उसने वो कर दिखाया है। इस पर दोबारा उसकी सहेली परियां उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, शायद तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है, न जाने कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। शमशाद ने अपनी सहेलियों की बातों का बुरा नहीं माना क्योंकि वो भी अपनी जगह सही कह रही थी। किसी आदमजात का जादूगर के महल में दाखिल होना कोई मामूली सी बात नहीं थी। उम्रू के महल में दाखिल होने की बात को शमशेर के सिवा और कोई नहीं जानता था। है, इसने अपनी सहेलियों से कहा, तुम लोग चलो, मैं अभी आती हूँ। सहेलियों के जाने के बाद वो गैबी उम्र से मुखातिब होकर बोली, उम्रू तुम कहाँ हो? इस बड़ी झाड़ी के पीछे चली आओ, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। शमशाद गड़ी झाड़ी की ओट में पहुंची तो उम्रू ने अपने सर से टोपी उतार डाली और शमशाद के सामने जाहिर हो गया और उसने कहा, अब मुझे ये बताओ कि जालिम जादूगर बैरम इस वक्त कहाँ है? शमशाद ने जवाब दिया, वो इस वक्त अपनी ख्वाबगाह में सो रहा है, बस उठने ही वाला है। इस पर उम्रू ने कहा, क्या तुम मुझे इसके ख्वाबगाह के पास छोड़ आओगे? शमशाद परी ने कहा, नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसकी ख्वाबगाह में कुछ और परीजात कनीज़ों को जाने की इजाज़त है। उम्रू ने कहा, अब वो कहाँ है? तो उसने कहा, महल की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर है, जहाँ बैरम जादूगर की ख्वाब कहा है। हाँ, मैं तुम्हें इस जीने का रास्ता बता सकती हूँ जिस पर जाकर तुम अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। उम्रू ने कहा, ठीक है। और फिर शमशाद परी ने कहा, देखो उम्रू, मुझे डर लग रहा है, कहीं किसी मुसीबत में ना तुम पड़ जाना। इस पर उम्रू ने उसको हौसला दिया और कहा, देखो शमशाद, ये मुश्किल और बड़े काम की अंजाम दिले में कुछ न कुछ खतरा मोल लेना ही पड़ता है, लेकिन मैं कोई बड़ा खतरा लेने से गुरेज करूँगा। जी हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम जिंदा सलामत रहो। उम्रू ने कहा, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें मेरी सलामती की इतनी फिक्र ही क्यों है? इस सवाल पर शमशाद परी शर्मा कर निगाहें झुका ली। उम्रू के इसरार पर इसने दबी जुबान में कहा, मैं कैसे कहूँ, बस मैं तुम्हारी जिंदगी की सलामती की दिल से ख्वाहिशमंद हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी, मुझे शर्म आती है। उम्रू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे भी अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारे इन हलूस और जज्बात की दिल से कदर करता हूँ। इस पर शमशाद ने कहा, अपनी सुलेमानी टोपी पहन लो, मेरे पीछे पीछे चले आओ।
میں تمہیں اس سینے تک چھوڑ آؤں جس کے ذریعے تم بلائی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ امرو نے دوبارہ سے سلیمانی ٹوپی پہن لی اور اس کے بعد شمشاد پری کے ساتھ چال پڑا۔ باغ کی خوبصورت گزرگاہوں سے گزرنے کے بعد شمشاد پری محل کی اصل عمارت کے اندر داخل ہوئی اور مختلف راستوں سے ہو کر اس سینے کے قریب جا کر رک گئی اور آہستہ سے بولی، امرو، یہ رہا وہ زینہ جو تمہیں سب سے اوپر والی منزل تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد امرو زینے پر تیزی سے چڑھنے لگا، ایک منزل کے بعد دوسری کے بعد تیسری منزل پر پہنچا۔ امرو اس اوپر والی منزل پر پہنچا اور کئی برآمدوں سے گزرتا ہوا اس جگہ پر پہنچ آیا جہاں ایک دروازے پر دو خوبصورت پریاں کھڑی تھیں۔ امرو ان کے قریب گیا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہی اس مردود جادوگر کی خوابگاہ کا دروازہ ہے۔ دروازے پر موجود پریوں کی گفتگو سے اس کو اندازہ درست ثابت ہوا۔ اتنے میں دروازے پر آویزاں گھنٹی بجی۔ ایک پری دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ امرو نے اندر جھانکا تو اس نے بیرم جادوگر کی ایک جھلک دیکھ لی۔ وہ ایک لمبا، تگڑا اور ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ اتنے میں جادوگر کی گرجتی ہوئی آواز آئی، کھانا پیش کیا جائے۔ تبھی دو پری ذات کنیزیں کھانوں کے تشت لے کر کمرے میں داخل ہوئیں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا لہٰذا امرو بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر دروازے کے راستے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی نظریں تخت پر بیٹھے ہوئے جادوگر پر تھیں اور دائیں ہاتھ میں اس نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ تخت پوش کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ ایک لقمہ اٹھا کر اپنے منہ کے قریب ہی لایا تھا کہ امرو نے بڑی تیزی سے تلوار نکال کر ہوا میں بلند کی اور جادوگر کی گردن پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ گردن کٹ کر دور جا گری۔ امرو نے فتح و کامرانی کے جوش میں ایک نعرہ لگایا اور اس کے ساتھ ہی اپنی ٹوپی اتار لی۔ امرو کے نعرے کی آواز سن کر بہت سی پری ذات کنیزیں دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ امرو کے ہاتھ میں خون آلود تلوار اور زمین پر جادوگر کی لاش دیکھ کر سب کنیزیں حیران اور پریشان ہو گئیں، لیکن فوراً ہی خوشی کے مارے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ جب سارے محل میں بیرم جادوگر کی موت کی خبر پھیلی تو محل کی تمام پری ذات کنیزیں ٹولیوں کی صورت میں محل کے بلائی منزل میں جمع ہونے لگی۔ اس نے پری ذات کنیزوں کے ہجوم سے مخاطب ہو کر کہا، ذرا خاموشی سے میری بات سنیں۔ پری ذات کنیزوں، تم سب کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس بے رحم جادوگر کا کام تمام کر دیا ہے۔ اب آپ سب لوگ آزاد ہیں۔ سب پریوں کی طرف سے امرو کے دل پسند پری شمشاد نے آگے بڑھ کر کہا، میں اس محل اور شہر کے تمام رہنے والوں کی طرف سے آپ کے اس عظیم کارنامے اور عظیم احسان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس کے بعد امرو نے شمشاد پری کو قریب بٹھایا اور کہا، شمشاد پری، اب میں جا رہا ہوں۔ اس پر شمشاد پری بولی، نہیں امرو، میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گی۔ اور اس کے بعد امرو شمشاد پری کو لے کر اپنے دیس میں واپس آ گیا اور اپنی ماں کو شمشاد پری سے ملوایا اور آخر ماں سے اجازت لے کر امرو نے شمشاد کے ساتھ شادی کر لی اور سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔